हेलो एंड वेलकम बैक टू डीज एजुकेशन। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 है, मतलब यूनिट 2 है। बट आईएससी वाले बच्चे जो अधिकतर मतलब जिनका स्कूल नूतन की बुक रेफ़र करता है उनके अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ। ठीक है, सो दोनों में से किसी भी नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बेसिकली अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन इस चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। पर हम लोग बस इतना बता दें कि आएंगी वीडियोस, सभी के सभी आएंगे। सेमेस्टर 1 से पहले सेमेस्टर 1 की सारी चैप्टर्स की वीडियोस आएंगी और साथ ही साथ सेमेस्टर 2 की भी आएंगी। ठीक है, तो बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ये यहाँ पर हम लोग चार्जेस की बात करेंगे, वो चार्जेस जो कि रेस्ट पे हो। ठीक है, मतलब वो चार्जेस जो मोशन ना करें हो, एकदम स्थिर हो, रेस्ट पे हो। लेकिन वहीं अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं चार्जेस जो कि मोशन में हो, मूविंग चार्जेस हो। ठीक है, चार्जेस अपना मोशन शो कर रहे हो, तब उस सिचुएशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कुछ हाई फाई टाइप का टॉपिक है नहीं, सिंपल सा इसका डेली लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर आता है, जिससे आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। पहले तो समझ में तो आना चाहिए ना कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या, कहाँ से आया है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब समझ रहे हैं ना, ये जो ऐसा करके दिखता है, आपके घर में लगता है एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट्स वगैरह वगैरह। तो अगर मान लीजिए जो बल्ब है, अगर ये रेड कलर का है और ये ग्लो कर रहा है, ग्लो कैसे किया, जब इसके अंदर जाएंगे क्या, चार्जेस जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, चार्जेस का। और चार्जेस कैसे घुस जाएंगी, चार्जेस रेस्ट पे तो है नहीं, चार्जेस क्या है, मोशन में है, मतलब ये क्या करने वाली हैं, ये फ्लो करने वाली हैं। तो जब चार्जेस फ्लो कर रही हैं तो आपका जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ये जो पोर्शन था, मतलब चार्जेस का फ्लो करना, जिसके कारण आपका जो बल्ब का ग्लो करना, यही होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे ग्लो किया, वो होता है करंट, मतलब चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट जनरेट होगा, जिसके कारण आपका बल्ब ग्लो करेगा। ये एक एग्जांपल था किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन करंट का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास आपका कंप्यूटर है। ठीक है, या फिर आपके पास टीवी है। तो कंप्यूटर की बात करें या फिर टीवी की, तो इसके अंदर का जो सीपीयू है या फिर इसका जो यूपीएस है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सर्किट्स हैं। ठीक है, अगर आपने कभी सर्किट का सीपीयू या फिर यूपीएस में से किसी का एक का भी अगर आपने बोर्ड देखा होगा, इसका अगर डाइसेक्शन किया हो, खोला होगा, तो आपको मिला होगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्किट्स होते हैं। तो ये सभी सर्किट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी जाकर आपका ये जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होता है वो काम करता है। ये काम कैसे किया, चार्जेस की वजह से। चार्जेस कहाँ पर थी, सर्किट्स के अंदर थी, जिसके कारण करंट जनरेट हुआ और आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चल रहा है। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल्स आता है, आपके पास टॉर्चेस होंगी। ठीक है, टॉर्च जो हुआ वो, या फिर आपका टेलीविज़न हो गया। ठीक है, फ़ैन हो गया आपके घर में का, और या फिर अगर आप फ़ोन अगर मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, तो ये सारे के सारे एग्जांपल जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं वो सभी के सभी करंट से चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मोबाइल तो चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, ये जो बेसिक एग्जांपल्स थे यही होते हैं, हम इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, इसका ये नोटेशन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि चार्जेस होते हैं जो कि फ्लो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी चीज़, अगर बल्ब का केस मिले तो बल्ब ग्लो करता है, टेलीविज़न वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, तो मतलब चार्जेस के फ्लो से
कुछ ना कुछ तो जनरेट हो रहा है जिसके कारण आपका टीवी चल रहा है, आपका लैपटॉप आपका कंप्यूटर चल रहा है, आपका फ़ैन चल रहा है, आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। कुछ ना कुछ तो है। इसी कुछ ना कुछ को हम लोग कहते हैं करंट। ठीक है, करंट कहते हैं इसको। तो मतलब इसका सिंपल सा बेसिक जो डेफिनेशन आ गया, ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका, चार्ज का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। किसी यही होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, मतलब द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, कितने एक सेकेंड के अंदर कितना ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, इसको मेज़र करते हैं हम लोग करंट से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे इसका सिंपल सा इससे आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला रेडी होकर आता है जिसको हम लोग कहते हैं I = Q/T। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको 2 मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आता है। ओके, ये हो गया आपका करंट। करंट का ऐसा यूनिट का बात कर लेते हैं। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ऐसा यूनिट होती है, पहले तो चार्ज है, पहले लिख लो क्या होता है, Q/T है। ठीक है, Q का मतलब होता है कूलम्ब, T से आपका सेकंड आएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा एक यूनिट आया कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है, याद करने में कुछ भी ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल सा है। क्या है, कूलम्ब C से चार्ज से हमारा क्या आ गया, कूलम्ब आया, टाइम से आ गया आपका सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड। ओके, अब इसी कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, कहते हैं हम लोग एम्पियर। ठीक है, एम्पियर डिनोट करते हैं आप इसको ए से, कैपिटल ए से। ठीक है, और अगर आपको क्लास 11th थोड़ा बहुत भी याद है तो आपको याद होगा कि ये जो एम्पियर है एक टाइप का फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिनमें एक एम्पियर भी होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, ICSE ने एक साल मतलब एक ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे पास 1 कूलम्ब का चार्ज है, 1 सेकेंड का टाइम है, तो बताओ ये इसका मतलब क्या हुआ। 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड के अंदर का मतलब क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा, इसका मतलब होता है एम्पियर। मतलब क्या हो गया, 1 एम्पियर। ठीक है, सो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो 1 एम्पियर = 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन था ISE का, तो मैंने सोचा मतलब डिस्कस करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस चार्जेस और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस चार्जेस और एवरेज चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कि I एवरेज क्या होता है। I एवरेज का मतलब एवरेज, आपने बचपन में आई मीन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा या फिर 9th में भी पढ़ा होगा कि 2 टाइप के डिस्टेंस होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज डिस्टेंस हो, स्पीड हो, दोनों टाइप के होते हैं। तो एवरेज के केस में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी ज़्यादा टोटल होता है उसको हम लोग टोटल के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वहीं करंट के केस में क्या होगा, टोटल चार्ज को हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, टोटल टाइम के साथ। ठीक है, सो सिंपल सा आपका बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। ठीक, तो चार्ज का मतलब क्या हो गया, करंट का मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम इन केस ऑफ एवरेज करंट। मतलब हम लोग इसको डेल्टा Q/Δt भी लिख सकते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल चार्ज कितना था, इसमें से इनिशियल को माइनस कर दो, या फिर फाइनल टाइम कितना था उसमें से इनिशियल को माइनस कर दो। एक चीज़ को लिखने के रूप, पहला तो ये कि टोटल डेल्टा Q/Δt लिख दो, या फिर आप T फाइनल माइनस T इनिशियल वाला Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल में लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये दूसरा वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना ज़्यादा चीज़ है वो होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज का केस अलग होता है, इंस्टेंटेनियस का अलग होता है।
तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं dq/dt, ठीक है। अभी जो कभी से मेरे मुंह पे आए जा रहा था वो यही है, dq/dt, ठीक है। अगर कहीं पर अगर आपको बोला है कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, तो आपको करंट चार्ज, जो भी चार्ज दिया होगा उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एवरेज करंट और एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो ये है न्यूमेरिकल, इसको देखते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क अलग है और ये चार्ज अलग है, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है ऐसा, इसमें हमें निकालना है आई एवरेज टाइम 1 सेकेंड से लेकर टाइम 3 सेकेंड्स के बीच में का, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि हमें निकालना है आई मतलब करंट 2 सेकेंड पे। तो चलिए सबसे पहला पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, ओके। हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि Q दिया है 4t² प्लस 5t प्लस 3t, t³, ओके। और हमें निकालना है करंट को, एवरेज करंट को T1 से T3 के बीच में का। तो आपने अभी ऊपर में देखा कि आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q/ΔT, ठीक है। डेल्टा Q/ΔT, डेल्टा Q को हम लोग Q फाइनल माइनस Q इनिशियल भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर अभी बताया, ठीक है। और इसको एज इट इज़ T फाइनल माइनस T इनिशियल भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें Q फाइनल, Q इनिशियल, T फाइनल, T इनिशियल इसको निकालना है। और हमारे पास टाइम दे रखा है 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो करना हमें यही है कि हमें Q1 निकालना है, ठीक है। मतलब Q इनिशियल पहले निकालते हैं। Q इनिशियल के अंदर हम लोग टाइम क्या लेने वाले हैं, टाइम लेंगे हम लोग 1 सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन थी 4t, आई थिंक इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं। इक्वेशन है 4t² प्लस 5t और प्लस t³, ठीक है। इसके अंदर हम लोग टाइम को 1 सेकेंड पुट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे Q इनिशियल की, ओके। यहाँ पर मैंने 1 पुट किया टाइम के जगह पर, यहाँ पर भी 1 पुट किया टाइम के जगह पर, जहाँ पर भी 1 पुट किया टाइम के जगह पर, ठीक है। सबका क्यूब स्क्वायर जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख दिया। यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होने वाला है और 4 × 1 4 ही हो जाएगा। 5 × 1 5 होगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, मतलब यहाँ पर आंसर आया 10 कूलम। ये है हमारा Q इनिशियल। सो एक तो क्लियर, Q इनिशियल तो हमारे निकल गया। अब Q फाइनल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेम वे में वही करेंगे। Q फाइनल के लिए भी सेम इक्वेशन 4t प्लस 5t प्लस t³ और इधर स्क्वायर था। यहाँ पर वैल्यू अब लेंगे हम लोग, टाइम 1 सेकेंड के साथ तो निकाल दिया, फाइनल टाइम हमारा है 3 सेकेंड। यहाँ पर टाइम की वैल्यू हम लेंगे 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर t को 3 सेकेंड पुट करेंगे तो t का क्यूब, पहले स्क्वायर फिर एज इट इज़, उसके बाद फिर t का क्यूब, ओके। 4 है, 3 है, स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इधर 15 आएगा और इधर प्लस है, और यहाँ पर आएगा 27। आई होप आपको 3 का क्यूब पता होगा, ठीक है। यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर आएगा 27। ऐड करेंगे तो आपका आएगा 78, ठीक है। आप ऐड करके देख लीजिए, 78 कूलम आएगा। ये आ गया आपका Q फाइनल, ठीक है। सो आपने क्या रखा है, आपको पता है कि आपका T इनिशियल कितना है और T फाइनल कितना है। इसका वैल्यू पुट करके आपने Q इनिशियल और Q फाइनल निकाल दिया। तो अब इसकी वैल्यूज़ को आपको बस इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। Q फाइनल आपका कितना निकला था, 78 कूलम। Q इनिशियल कितना निकला था, 10 कूलम। डिवाइडेड बाई T फाइनल कितना है, 3 है और ये 1 है। माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 68 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 34, और करंट है तो एम्पियर, ठीक है। आप इसको कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आप, आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा कि आई एवरेज सिंपली इस फॉर्मूले से कैसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन बना देते हैं कि वो कुछ और है, ओके।
पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हमें निकालना है कि एवरेज नहीं आई इंस्टेंटेनियस निकालना है, क्योंकि बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे t2 सेकंड पे आपका आई का वैल्यू कितना होगा। तो समझ में आ रहा है कि आई इंस्टेंटेनियस निकालना है। ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस के केस में हम लोग क्या करते हैं, dq/dt करते हैं। ठीक है, जहाँ पर मैंने ले लिया dq, यहाँ पे ले लिया मैंने dt। dq करेंगे मैंने डिफ्रेंशिएट करना है। पहले तो इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या थी, 4t का स्क्वायर प्लस 5t और प्लस t का क्यूब। ठीक है, एक बार मैच करवा लेते हैं। 4t का स्क्वायर 5t t क्यूब। ओके, यहाँ पर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप आप सभी को पता होगा डिफ्रेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर आके पावर एक कम, मतलब 4 का 4 इंटू 2 हो जाएगा, चल नहीं रहा है, 4 इंटू 2, उसके बाद t, फिर इसका एक पावर आके और पावर एक कम। तो पावर एक कम मतलब t का पावर 0 हो जाएगा। t का किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, फिर इस t क्यूब का, ये क्यूब है, ठीक है, t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे मतलब 3 और पावर एक कम। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को पहले अच्छे से लिख लेते हैं क्या हमारे पास आया है। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8t प्लस 5 और प्लस 3t का स्क्वायर, ये आपका dq/dt आया। अब इसके अंदर हमें पुट करनी है t की वैल्यू, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। वो कितनी है, 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सेकेंड पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 3, उसके बाद 2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 16 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 4, विच इज़ इक्वल्स टू 16 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 21। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, 21 आया। फिर 12 ऐड करेंगे 33 एम्पियर इज द आंसर, या फिर इसको आप 33 कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया। dq/dt लिख दो dq/dt लिख दो, या फिर आप इसको आई इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ करंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो बेसिकली करंट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट नाम से समझ में आ रहा है। आप अगर आपने क्लास 9th अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि करंट हमेशा फ्लो किधर से करता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ हमेशा करंट फ्लो करता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कन्वेंशनल करंट भी यही होता है। मतलब कन्वेंशनल करंट में ये होता है कि मान लो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर मान लो ये मेरा कंडक्टर हो गया, कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। मान लो ये हमारे प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं शो नहीं कर रही हूँ, ये प्रोटॉन्स है, ठीक है, समझ लो ये प्रोटॉन्स है। अब प्रोटॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है। बेसिकली प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, लेकिन मान लो प्रोटॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने एक सर्किट के साथ इसको जोड़ रखा है तो सर्किट के साथ जुड़ने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाते हैं, प्रोटॉन्स के ऑपोजिट। तो नॉर्मली प्रोटॉन्स उधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोटॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं। अब प्रोटॉन्स जिधर जाएंगे उधर ही हमारा करंट जाएगा। ठीक, जिधर प्रोटॉन्स की डायरेक्शन उधर ही करंट की डायरेक्शन, ये होता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन प्रोटॉन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाएगी। ओके, आई होप कन्वेंशनल करंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, मान लो हमारे पास फिर से एक कंडक्टर होगा। ठीक है, अब इस कंडक्टर के अंदर हमने पिछले बार में प्रोटॉन्स दिखाया था, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखाने वाले हैं, कोई भेदभाव नहीं, सब इक्वल होगा। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब इनकी डायरेक्शन मान लो इधर है। ठीक है, इस वक्त करंट की मतलब इस वक्त अब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट में जाता है अपना करंट। ठीक है, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके,
आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्रोटॉन्स के केस में क्या होता है, जिधर की तरफ प्रोटॉन उधर की तरफ उधर की तरफ करंट, और इस सिचुएशन में जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट। ओके, और एक और बात जो मैं ऊपर बताना भूल गई कि जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, मान लो हमारे पास इधर से एक करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है, इधर से एक करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, जहाँ पर आकर मिल रहा हो। ये इस सिचुएशन को हम लोग दोबारा लेंगे केसीएल में, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि इधर जो है इसके अंदर कितना करंट जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ही वो होता है कि जो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। तो मतलब यहाँ पे कितना भी बड़ा थीटा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, करंट नॉर्मली बच्चों वाला जो एडिशन होता है, सिंपल एडिशन, वैसे ही ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया कि करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसको स्केलर की जगह हम लोग टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में हर जगह स्केलर लिखा होता है, तो आपको भी स्केलर ही याद करना है, टेंसर की याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि अगर इधर से करंट आया और इधर से भी करंट आया तो फाइनल जो करंट निकलेगा वो कितना होगा, इन दोनों का नॉर्मल एडिशन के बराबर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक फॉर इस क्लास की, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कि आई वर्सेस टी ग्राफ को देखेंगे और एक क्यू वर्सेस टी ग्राफ को देंगे। ठीक है, दो टाइप के ग्राफ को हम लोग देखने वाले हैं, और दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो बहुत अच्छे से बना सकता है। मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे। इस ग्राफ के अंदर मैंने, ये रहा मेरा फुल ग्राफ, ठीक है, इधर मेरा टाइम है, इधर मेरा करंट है। तो क्वेश्चन पूछा कि ये जो ग्राफ के बनने के बाद ये जो एरिया मिला, ये एरिया क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। तो आपको याद रखना है कि आई वर्सेस टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें बताता है कि कितना ज़्यादा चार्ज है। एरिया क्या बताएगा, चार्ज बताएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो, आई वर्सेस टी ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, चार्ज बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्यू वर्सेस टी ग्राफ, मतलब चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये ग्राफ क्या बताएगा, पहला बात तो ये इसका जो ग्राफ होता है वो होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर होगा तो स्लोप देगा, और हिंट आपको मिल चुकी है। ये जो स्लोप है ये जो क्यू वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, करंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आई और टी था तो क्यू मिसिंग था, तो वो क्यू बता रहा है, चार्ज बता रहा है। जब क्यू टी था, क्यू टी वो वाला क्यू टी नहीं, क्यू टी, ठीक है, तो हमारा करंट बता रहा है। ठीक है, सो ये जो स्लोप है वो आपको करंट बताती है। सो आई गेस आपको सब समझ में आया होगा अभी तक के वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, जिसके अंदर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, EMF, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।